जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके सामने एनटीपीसी का मैथ सेक्शन सॉल्व करेंगे और कंडीशन वही है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और दोनों संख्याओं का अनुपात 7:2 है। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या गिवन और क्या चीज निकालना है। तो हमें गिवन उनका रेशो 7:2 का है। इसका मतलब दोनों एक संख्या है 7 और एक संख्या है 2 के अनुपात में, और उनका डिफरेंस दिया हुआ है 50। तो यहाँ पर जो संख्याओं का रेशो का जो अंतर है वो है 5, जो कि 50 के बराबर है। अब आपको पूछा गया एक, तो जब 5 50 के बराबर है तो एक 10 के बराबर हो गया, 7 70 के बराबर हो गया, 2 20 के बराबर हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा गया, दोनों का मल्टीपल बताओ। तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 7 दूनी 14, 1400 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी और फोर्थ पर है। आपको इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर जो भी कैंडिडेट ने अगर सीआई पढ़ा है तो उनके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला होता है फ्रैक्शन मेथड, कि आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ट्री मेथड से, परसेंटेज मेथड से, और उसके बाद रेशो मेथड से। हर मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सारे मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ आपको ये बता देते कि सारे मेथड रहेगा, और कभी अगर पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना पाए समय रहा तो जरूर उसमें सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से प्रिंसिपल दिया हुआ है 80,000 रुपये। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, 80,000 रुपये, समय 2 वर्ष, और रेट दिया है 20%। चूंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक बोल दिया है, हाफ ईयरली बोल दिया है, तो जब भी हाफ ईयरली का क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बात याद रखिएगा, हाफ ईयरली के समय टाइम को 2 गुना कर दें, मतलब टाइम 4 वर्ष मान लें, और रेट को आधी कर दे, 10% मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होगा वो क्या आसान पड़ेगा, तो ये समझने के लिए हम क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, याद रखें कि इस क्वेश्चन के लिए आसान पड़ेगा आपका फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो रेट को 10% है, 10% को आप क्या लिखेंगे, 10% को आप लिख देंगे 1/10। ये 10 क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा, और ये 1 क्या करेगा, ब्याज का काम करेगा, और टोटल 10 और 1 11 हो जाएगा, जो कि अमाउंट का काम करेगा। तो आपको ये दोनों समझ में आना चाहिए, सारी बातें समझ। ये तो केवल 1 साल के लिए है, क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, ये तो केवल 1 साल का एक रेशियो बना, लेकिन आपको तो 4 साल तक दिया गया है ना, 4 साल तक का निकालना है। ठीक है, तो 4 साल तक निकालना है, इसलिए हम इस चीज को क्या करेंगे, 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया 10 11, पहले साल के लिए रेशो, दूसरे साल के लिए भी यही रेशो होगा, तीसरे साल के लिए भी यही रेशो होगा, और चौथे साल के लिए भी यही रेशो होगा। तो फाइनली 10,000 प्रिंसिपल हो गया, और कितना हो जाएगा, 13 31, और फिर जब इंटू करेंगे तो 14 641 है ना, ये होप कि 13 31 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 641 आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा, अब ये जो हुआ ना, ये हो गया कि 4 साल के लिए प्रिंसिपल इतना रहेगा आपका, और 4 साल के लिए अगर अमाउंट की बात करेंगे तो 14 641 रहेगा, और उसके बाद जब किसकी बात करेंगे, इनके इंटरेस्ट की, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, जितना भी आएगा वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 10,000, जो कि वास्तव में 80,000 रुपए के बराबर आपको दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल हैगा 10,000, जो कि 80,000 के बराबर दिया। 4 जीरो से आप 4 जीरो को काट दीजिए, बचा 8, 8 का इंटू किससे कर दीजिए, 14641। ठीक है, जब आप इंटू करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, जो कि चौथे नंबर पर दिया हुआ है। समझ पाए आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ते तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ पर होते क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी, तो रेशो एक प्रकार से 3:1 का रहता, तो शायद 36 क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि कैसे और क्या करना है। अगर इसका बेसिक समझ में आ रहा है तो किस तरह से करना है वो समझते हैं। कि हमने मान लिया पिता की आयु और ये पुत्र की आयु, तो पिता की आयु तो बड़े ही होंगे पिता, तो हमने पुत्र को मान लिया x साल का, तो पिता कितने हो गए, x + 26, क्योंकि 26 साल बड़े हैं। अब 3 साल बाद बोला ना, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों ही तो बड़े होंगे, पिता भी बड़े होंगे, पुत्र भी बड़ा होगा, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29, 3 साल बड़े हो जाएंगे पिता, और पुत्र कितना हो जाएगा, वो भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, पुत्र x + 3, दोनों 3 3 साल बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद जो रिलेशन बोलता है कि 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी कर दीजिए। ठीक है, आपने जब 3 गुनी कर दिया तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x + 29 और इज इक्वल टू 3x + 9, 3x + 9 हो जाएगा।
ये हो गया। फिर इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पर कर देंगे ये 3x और ये x इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बचेगा 2x और 9 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो आ जाएगा 20। तो 2 से 20 को काट देंगे, x बराबर में आ जाएगा 10। आपका आंसर मतलब कि पुत्र की आयु आ गई। लेकिन आपसे तो पूछा गया वर्तमान आयु बताइए किसकी, पिता की। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी, x + 26। इसका मतलब जब 26 इसमें जोड़ देंगे तो कितना देखने को मिलेगा आपको, 36। 36 ऑप्शन नंबर बी, आपको इसे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको माध्यिका निकालनी है। तो इसकी माध्यिका कैसे निकाली जाएगी, आपको मीडियन पढ़ाया गया है पहले तो याद होगा, नहीं पढ़ पाए हैं तो अगर सेपरेट वीडियो बनती है तो फिर उस सभी चीज़ें इंक्लूड कर जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप माध्यिका को समझ सकते हो, उसकी डायरेक्टली हम यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि अगर कभी माध्यिका आती है तो आप जल्दी कैसे करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली समझा देते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि आपने लिख दिया 11। पहले तो सबसे पहले हमने माध्यिका में क्या समझाया था, जब भी आपके सामने कोई भी नंबर रहेगा तो आप उसे कैसे करेंगे, अवरोही क्रम में जमाएंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे सबसे या फिर आरोही क्रम में बोल सकते हैं, आरोही बढ़ते क्रम बोल दें, असेंडिंग ऑर्डर बोल दें। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में सबसे पहले आपको जमा लेना। तो इसको हम छोटे से बड़े क्रम में जमाएंगे तो सबसे फर्स्ट क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इसमें 11 आएगा, जो भी नंबर आपको दिए हैं। फिर उसके बाद कितना आएगा, 23 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 25 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 26 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो 26 के बाद 29 आ जाएगा। 29 के बाद क्या होगा, 29 के बाद 31 होगा और 31 के बाद हो जाएगा 39। ये सारे नंबर आपके सामने, कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल नंबर है। अब 7 नंबर आपके पास, तो n बराबर में आप 7 मान सकते हैं कि 7 नंबर आपके सामने हैं। अब 7 होंगे तो आपकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बीच वाला जो भी नंबर रहेगा वो माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, हमेशा आपको माध्यिका में क्या देखना है, बीच वाला क्या नंबर है। तो n बराबर में 7 है, मतलब टोटल नंबर 7 है। आपने बीच में देखा 26 था, 26 राइट आंसर हो गया आपका। मान लीजिए कल को n बराबर में 8 होता, क्लिक हुआ, सबसे पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, बढ़ते क्रम में जमाना है। इसके बाद यहाँ पर देखना नंबर कितने, अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला देख के क्लिक कर देना। मान लो अगर 7 नंबर ना हो, 13 नंबर होते तो कौन पे बीच पे आता, 6 इधर 6 इधर, 7वें नंबर बीच में कहलाता। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, n बराबर 7 था तो 3 इधर 3 इधर, बीच में जो चौथा नंबर है वो आपका आंसर कहलाया 26। तो 26 कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी पे, जिसको आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मान लो कल को n बराबर में 8 होता तो उसके लिए क्वेश्चन देख लो, जैसे हम लिख देते हैं 2 4 6 10 12 18 20 40 60, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेते हैं 100। ये टोटल आपके 10 नंबर हो गए। अब जब n बराबर में 10 हो गया तो यहाँ तो बीच में नहीं समझ में आ रहा है कि बीच में कौन सा नंबर है, n बराबर में 10, तो बीच में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, बीच के जो बच रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा 10 नंबर थे टोटल, तो 10 नंबर थे टोटल, तो आपके बीच में क्या बचेंगे, यहाँ पर ये 4 छोड़ दिया आपने, यहाँ पर ये 4 छोड़ देना है, यहाँ पर ये 4 छोड़ देना है, बीच में आपके नंबर बचे 18 और 12। तो बीच के जो भी नंबर 2 बचे इनको जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दे, क्लिक हो रहा है। या तो बीच में 2 बचेगा या तो 1 नंबर बचेगा, 1 नंबर बचेगा वही उत्तर हो गया। 2 नंबर बचेगा तो आप क्या करेंगे, जब 2 नंबर बचेगा तो बीच में बचा था 12 + 18 कर दे, दोनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दे, कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 15। आपका राइट आंसर हो जाएगा कब, जब 8 नंबर रहेंगे तब। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बोलता है 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया है और 3% रेट बढ़ा देते हैं तो 900 रुपये अधिक मिलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसे हमें समझना बस है कि आसानी से परसेंटेज को बस समझ लेना। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा आसान है। तो यहाँ बोलता है 3% बढ़ा दिए, अगर एक, क्योंकि प्रिंसिपल तो समान है, एक बार अगर आपने 3% बढ़ाया इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल भी आपको मूलधन का केवल 3% बढ़ा मिलेगा, दूसरे साल भी मूलधन का 30% बढ़ा मिलेगा, तीसरे साल भी मूलधन का 3% बढ़ा मिलेगा, फाइनली आपको 3% 3% 3% 6 साल तक बढ़कर मिलेगा, या टोटल 6 बार मिलेगा 3% बढ़कर। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब इस तरह से आएगा कि 6 वर्ष के लिए निवेश किया और 3% अधिक होती तो 900 रुपये अधिक मिलते। तो इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं डायरेक्टली कि 6 साल के कारण 3% बढ़ा है तो टोटल हो गया 18% एक्स्ट्रा ब्याज मिला। इसका मतलब समझ गए ना कि मूलधन जितना भी आपका था उससे आपको टोटल 18% ज़्यादा ब्याज मिला है, और जो 18% ज़्यादा ब्याज है केवल आपको वही मालूम है 900 रुपये के बराबर। और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कोई भी चीज़ को आप 100% मानकर चलते हैं, तो आपने देखा कि 100% प्रिंसिपल आपसे पूछा है और 18% जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो आपको गिवन है। तो 18% को काटा आपने 50 बार में, 5 का इंटू कर दिया तो कितना हो गया, 50,000। ठीक है, सॉरी 5,000 ना, 50 का इंटू 100 से किया तो कितना आ गया, 5,000 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आप उसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे पहले, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करा देते हैं। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि बोलेगा 4 वर्ष के लिए, ठीक है,
4% अधिक होती दर, ठीक है, 4 वर्ष के लिए 4% अधिक होती दर, तो 1600 रुपये अधिक मिलता। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो आप फाइनली ये देखना कि 4% 4 साल बढ़कर मिली, मतलब 16% मिल गया बढ़ा लोन, ठीक है, या बढ़ा जो ब्याज है, और वो कितने रुपए अधिक मिला, 1600 रुपये अधिक मिला। तो 16% 1600 के बराबर, तो 1% 100 के बराबर, आपको 100 निकालना है, 10,000 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। 5 साल के लिए यदि 4% बढ़ा कर दिया हो जाता तो 800 रुपये अधिक मिलते, इस तरह का क्वेश्चन। तो आप देखिए 5 साल 4% बढ़ाए, 4 पंजे 20% ज्यादा ब्याज मिल गया, और 20% कितने के बराबर, जो ज्यादा ब्याज है वो 800 रुपये के बराबर। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया 100% निकाल दे फटाक से, तो 20 से कट गया कितनी बार में, 40 बार में कट गया, तो 20 से कितनी बार में कट गया, 800, 40 बार में कट गया। अब 40 का इंटू 100 से कर देंगे 4000, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लिक हुआ। हाँ, अब ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात जो आपको रिमेंबर रखनी है ड्यूरिंग एग्जाम, कि यहाँ पर आप रेट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया होता है कि दर ज्ञात करो, तो दर का उत्तर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, समझ रहे हैं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। रेट अगर आपसे इस क्वेश्चन में बोलता तो आप बोलते कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेट यहाँ पर ना कुछ भी हो सकती है, 1% भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 3% भी हो सकती है, ऐसे करके बहुत सारी रेट हो सकती है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपकी रेट बहुत सारी पॉसिबल है यहाँ पर, इसीलिए आप इसका उत्तर क्या बोलेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2/5 और 2/9 को सॉल्व करने के लिए, तो 9 का इंटू इस 2 से कर दिया और 5 का इंटू इस 2 से कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, 9 5 45, फिर डिवाइडेड बाय कितना है, फिर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 किया, फिर उसके बाद कितना कर दिया, 5 25 कर दिया, और फिर डिवाइड बाय 9 5 45। क्लिक हो रहा है। फिर आपने दोनों को जोड़ दिया, तो इधर लिख दिया 28/45, और इधर डिवाइड का सिंबल बनाया, और इधर पे जब जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका, 43/45, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई, तो आपने इसको 43 है ना, ओके, 43/45। अब जब ये आपके सामने आ गया, तो आपने चूंकि डिवाइड का सिंबल था तो पलट जाएगा, इनटू में हो जाएगा, ये सिंबल इनटू में हो जाएगा, लेकिन फिर ये नंबर को आपको इन्वर्स करना होगा। तो आपने इसे कैसे कर दिया, इसको लिख दिया 28/45, वो डिवाइड का सिंबल इनटू में बदला, और ऊपर लिख दिया 45, नीचे लिख दिया 43, 43, 45 से 45 कट गया, बचा क्या, 28/43, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आपका सही उत्तर बन जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये वाली बातें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। यहाँ पर बोला है पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते, क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। आप यहाँ पर लिख दे पी और क्यू की इफिशियंसी का रेशो कौन 2 गुना है, पी कार्य करने की क्षमता क्यू से 2 गुनी, तो पी की क्षमता 2 गुनी है क्यू से, तो आपने ये लिख दिया। फिर इसके बाद क्या बोलता है कि एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो पी प्लस क्यू एक साथ मिलकर 22 दिन में काम पूरा करते, तो 22 दिन में काम करते, वो काम अकेला क्यू कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पी प्लस क्यू अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से जमा देते हैं, ठीक है, कि जो काम P प्लस क्यू 22 दिन में करते हैं उसको Q अकेला, तो P प्लस Q जिस काम को 22 दिन में करते हैं उस काम को Q कितने दिन में करेगा। क्लिक हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, P प्लस क्यू दोनों की कार्य करने की क्षमता 2 और 1 3 की है, क्योंकि यही ना इनकी क्षमता है, इफिशियंसी का रेशो है, और दोनों मिलकर अगर काम करते तो 3 की क्षमता से काम करते और 22 दिन लेते हैं। अगर क्यू अकेला, तो क्यू अकेले की क्षमता है 1 की, तो क्यू अकेला अगर 1 की क्षमता से काम करेगा तो कितने दिन लेगा, तो ये कितना हो जाएगा उत्तर 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इस क्वेश्चन के लिए अगर हमने आपको एक वीडियो दिया था कि मगअप ऑल नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट की, इसको आपको रट लेना है, समझ लेना है। अगर वो आपको मालूम होता है तो आप इसका उत्तर तुरंत बोलते, क्यों क्लिक करते हैं, है ना, इसका उत्तर तुरंत बताते, क्योंकि 27 जोड़ना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर बातों को समझिए। 1 2 अंक की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। इसका मतलब कई लोगों को शायद क्लियर ना हो पाए, ये कहना ये चाहता है कि जो भी संख्या, मान लीजिए कि ये 24 पहला ऑप्शन, सारे ऑप्शन को उठाते अपन, तो पहला ऑप्शन 24 लेते, 24 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का 4 गुना करेंगे तो 24 नहीं मिलेगा। तो वो बस यही बोलना चाहता है कि अंकों का जो योग है ना, अंकों का योग 12 के अंकों का योग कितना हुआ, 1 और 2 को जब जोड़ दोगे तो 3 का 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो वही वो बोलना चाहता है कि अंकों के योग का 4 गुना है, 8 और 4 कितना हुआ 12 हुआ, और इसका जब 4 गुना कर देंगे तो 48 मिला ना वही नंबर, और ठीक 3 6 कितना हुआ 9 हुआ, 9 चौको 36। तो ये सारे ही ऑप्शन फुलफिल हो रहे हैं।
आपने जो दिया गया था एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 4 अंकों के योग की 4 गुनी है। तो आपने देखा सभी के अंकों का योग किया तो इतना इतना आ रहा था, सभी के साथ 4 4 का गुणा किया तो आपको यही नंबर सारे देखने को मिले। तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन तो सारे ऑप्शन फुलफिल कर रहे हैं। अब दूसरी वाली कंडीशन कौन फुलफिल करेगा? तो दूसरी वाली कंडीशन को समझने के लिए यहां पर देखिए, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो वो अपनी 3 गुनी कितनी हो जाती है भाई? 27 जोड़ा जाए तो अपनी कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 27 जोड़ने पर वो अपनी कितनी लिखा है हुए योग की 7 गुनी हो जाती है क्या? चलिए 7 ही गुनी होगा शायद, देख लेते हैं जो भी है। तो अपनी योग की 7 गुनी हो जाती है। तो आपको ये बात समझना, चूंकि 27 जोड़े हो, 27 किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि जो डिजिट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? अगर अंतर 27 आया था तो जो डिजिट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 9 या 27 होता है ना, तो उन डिजिट का अंतर 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 का अंतर 2 है, 1 और 2 का अंतर 1 है, और फिर उसके बाद क्या है? इसका अंतर 1 है, इसका अंतर क्या हो जाएगा? 4 है, इसका अंतर 3 है। तो आपका 3 जिसका अंतर है वही आंसर हो जाएगा। आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं कॉन्सेप्ट से, समझते हैं कि सर कॉन्सेप्ट से कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर बेसिक करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है लेंदी पड़े आपको समझने में, लेकिन आप इसको कैसे करना? ऑप्शन से करना। पहले तो हमने क्या किया, सारी कंडीशन उठाई पहले वाले से, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो गए। अब हमको दूसरी कंडीशन उठाना है। दूसरी कंडीशन उठाने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन उठाने के लिए सबको 27 27 जोड़ देंगे। सबको आपको 27 27 जोड़ देना, 27 27 सब में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको देखना है कि किस में क्या आ रहा है। तो चूंकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, तो 27 में अगर जब 36 में आप 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 आपका हो जाएगा। तो अब वो बोलते हैं कि संख्या के अंकों का 7 गुना है, तो दोनों का अंक कितना होगा? 36, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 7 कितना होता है? 63। तो जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, जमाने में थोड़ा डाउट हो सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? सभी को आपने 27 जोड़कर देखा और फिर देखा किसका जो योग है ना, अंकों का योग 7 गुना हो रहा है, फटाक से आपने बोला 36 का हो रहा है। प्रैक्टिस करना, फटाफट सारी चीज़ें बन जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नाव और धारा का है, प्लेस सेम है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे हैं डिफरेंस सेम है। यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस था वो सेम है। एक्स से वाई की ओर जा रहा है, फिर वाई से एक्स की ओर जा रहा है। इसका मतलब अगर आपको जाने की स्पीड पता चल जाए और आने की स्पीड पता चल जाए तो आप इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जब आपने क्वेश्चन क्या होगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है, दोनों के लिए सेम है, एक्स और वाई उस प्लेस का नाम है, डिस्टेंस सेम है। तो अगर आपको जाने की रफ्तार पता चल जाए और आने की रफ्तार पता चल जाए तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्मूले से? 2xy अपॉन में x प्लस वाई के फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। वरना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी तो देखना है कि समय किस में कम लगता है, और हम आपको वही चीजें बोलते हैं याद करने को जिसमें समय कम लगेगा। ठीक है, समझा तो हम आपको सारी चीजें देंगे, लेकिन आप पेपर में वही लगाएं जिसमें समय बहुत कम लगे और गलती होने के चांसेस कम रहे। तो आपको जाने की स्पीड पता चल जाए और आने की स्पीड पता चल जाए तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब जाने और आने की स्पीड और ये फॉर्मूला लगा देंगे 2xy अपॉन में x प्लस वाई का, दोनों अगर स्पीड पता चल जाएगी तो। अब जाने की स्पीड देखते हैं, चूंकि यहाँ पर स्थिर पानी में नाव की गति हमने कहा था नाव की गति को हमेशा क्या माना करो? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब 40 किलोमीटर नाव की गति को नहीं, नाव की गति को हमेशा x माना करो। जब क्वेश्चन आया करेगा तो इतना बड़ा आपको समय नहीं रहेगा लिखने के लिए, तो आपने x लिख दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर धारा का वेग बोलेगा ना तो आप फटाक से उसे y के फॉर्म पर लिख दीजिएगा कि वो y का मान दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे। समझ पा रहे हैं? ये घंटे हो गया। अब जब ये हो गई x की चाल और ये हो गई y की चाल, मतलब नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अब चूंकि जाना है मतलब डाउन स्ट्रीम, नाव और धारा का जिसने भी बेसिक पढ़ा है उसको पता होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है? दोनों चालें जुड़ जाती, तो जुड़ जाएगी तो कितनी हो गई? 50 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जब ये नाव चलेगी तो बहुत तेज चलेगी। कितनी तेज चलेगी? दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। अप स्ट्रीम जब ये धारा के विपरीत चलेगी तो स्लो चलेगी, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी। इसका मतलब आपको जाने की स्पीड पता चल गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे, आने की स्पीड पता चल गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको निकालना है औसत गति, और औसत गति का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई, क्योंकि आपको जाने और आने की गति पता चल गई। 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 का मतलब 2 हो गया, x का मतलब कितना? जाने की गति आपने 50 निकाल दी थी, दोनों को जोड़ दिया और दोनों को घटा दिया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप काफ़ी चीज़ें ना लिख करके डायरेक्टली जमाना सीख जाएंगे। ठीक है, जाने की गति थी 50 और आने की गति है 30। ठीक है, फिर यहाँ पर आप 50 और 30 को जोड़ देंगे, 80 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे। उसके बाद क्या बचेगा? 8 बचा, 2 से काट दिए 4 हो गया, और फिर 2 से इसको काट दिए, फिर 2 से इसको काट दिए, इसको काट दिए, कितना हो गया भाई?
ये आपका हो जाएगा 25, और फिर 25 दिया कितना हो गया 75/2, 75/2 का मतलब 37.5। आपका कौन सा आंसर है? आंसर नंबर सी हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? पी पहले 1 घंटे 50 किलोमीटर की चाल से चलता है, अगले 2 घंटे 70 की चाल से चलता है। पी की औसत गति निकालो। अगर औसत गति का फॉर्मूला आप जानते हो तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है भाई? औसत गति का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो औसत गति का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम एवरेज स्पीड के लिए। जो हमने 2xy अपॉन में x+y निकाला, और ऐसे कोई भी फॉर्मूला जो आप याद करते हैं वो तो बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपको याद रखना तो, क्योंकि पेपर में उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, लेकिन आपका ये जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो इस क्वेश्चन में ना आपको यही चीज लगानी है, ऊपर लगाना है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कहते पता करें, क्वेश्चन ने बोला है 50 किलोमीटर की चाल से 1 घंटे गया, तो आप निकालना चाहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आपने लगाया टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला, 50 किलोमीटर की चाल से 1 घंटे तक गया तो इतना गया, फिर 70 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे तक गया तो इतना गया, और फाइनली आपको लिख देना है 1 घंटे और 2 घंटे को जोड़ करके 3 घंटे टोटल टाइम लिया, तो नीचे टोटल टाइम आपने सीखा था। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 50 एकम 50 हो जाएगा, 70 दूनी 140 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए 190 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना उत्तर देखने को मिलेगा? 63.33 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी और थर्ड पर है। आप इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जितनी भी आपको बताई गई ये बातें वो अच्छी तरह से याद रखनी है, कैसी क्या चीज रहेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पी ने एक वस्तु 1200 रुपए पे खरीदी और इसे 10% के लाभ पर बेच दी। यदि वह इसे 1380 में बेचा होता तो लाभ कितना होता? अब ये सारे क्वेश्चन आपको गुमराह करते, जो आप फर्स्ट टाइम करते हो, प्रैक्टिस जब आपकी अच्छी हो जाती है तो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। बस जल्दीबाजी में कोई भी गलती होती है तो होगी। यहाँ पर समझते हैं, पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। अब उसने 1200 में खरीदी, 10% लाभ पर बेच दिया, 1380 पर बेचता तो क्या होता? आप इस पे डायरेक्टली ऐसे निकाले भाई, समझ रहे? टाइम वेस्ट ना करें, ना जाने लोग क्या क्या करने लगते हैं। नीचे रखे कॉस्ट प्राइस 1200 रुपए पे खरीदा, जो कि 100% के बराबर, क्योंकि खरीदी मूल्य तो हमेशा 100% रहता है। आपको क्या हो, अगर 1200 की जगह 1380 पे बेचते तो कितने का लाभ होता? आप बोलोगे 180 का लाभ होता। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो 00 से 00 कट गया, और 12 से 180 कितनी बार में कटेगा? तो आपने कहा सर 12 से 180, 12 एकम 12 हो गया, कितना बच गया? 65 हो गया, तो 15%। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1200 की वस्तु खरीद कर 1380 में बेचते तो आपको 15% लाभ होता, और पहले तो लाभ 10% हुआ था, और अगर 1380 में बेचते तो 15% लाभ होता। कितना एक्स्ट्रा लाभ होता? 5% एक्स्ट्रा लाभ होता। आपको 5 उत्तर देकर आगे बढ़ जाना। चुटकियों में आंसर लाएंगे। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? अगर समझ गए अच्छी तरह से, सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, सारी चीजें सीखे, आप चुटकियों में उत्तर बता पाएंगे। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन पर देखते हैं, इस क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है बहुलक निकालना है, ठीक है। और बहुलक आप कैसे निकालेंगे वो समझते हैं, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है? बहुलक के लिए आपको फॉर्मूले बताए गए थे, सारी चीज़ें समझाई गई थी, ठीक है। बहुलक, माध्य, माध्यिका, रेंज, ये सब सारी चीज़ें बताई गई है। और रेलवे माने चल गई, ये सारे क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, हर एक सेट में मिलेगा देखने को, ठीक है। बहुलक, माध्य, माध्यिका, रेंज, परास, परिसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और इसके लिए अगर सेपरेट वीडियो बनाने के लिए समय मिला, हालांकि हमने बनाए हुए हैं, फिर भी और अच्छे से बनाकर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगर आपके पास नहीं है तो। यहाँ समझते हैं बहुलक क्या होता है, ठीक है। तो बहुलक आपको समझा देते हैं, क्योंकि बहुलक का क्वेश्चन आया है। बहुलक का मतलब वो होता है जिसकी संख्या बार बार आई हो, बहुत बार आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस सारे क्वेश्चन को देखिए, पहले तो चाहे तो आप अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर देखकर ही समझ में आ रहा है तो आप क्लिक कर सकते हैं। बहुलक वो संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है, क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, तो 72 कितनी बार आया है? केवल एक ही बार आया। 72 जो है वो केवल एक ही बार आया है, ठीक है। तो इसको अलग कर दो। अब आता है कितनी बार में? 74, ठीक है। 74 दिख रहा है ज्यादा बार। 74 कितनी बार आया है? एक बार आ गया है, 2 बार आ गया है 74, और कहीं नहीं है, 2 बार है। 75 एक बार, 2 बार, 3 बार। 75 3 बार है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। 75 आपका
3 बार है। फिर उसके बाद 76 देख लेते हैं। 76 आपका एक ही बार है, उसको अलग करो। 73 आपके पास 2 बार, उसको भी अलग करो क्योंकि अपने पास 75 तो 3 बार है, तो केवल 75 ही और बाकी तो ये एक एक बार है, तो 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बहुलक में कुछ भी नहीं करना है, केवल ये गौर करना है कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार क्या आया था, 75 आया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि 2 पे दिया गया है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपको बहुलक बनना चाहिए। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए वो, ठीक है। और इसके ऊपर सेपरेट हम वीडियो बना देंगे, बहुलक की, माध्य की, माध्यिका की, रेंज की, परिसर की, मानक विचलन, परासरण, है ना, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ का था, और पहले के क्वेश्चन में इतने आसान आया करते थे, अभी के क्वेश्चन भी आसान ही आएंगे, क्योंकि इतना कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन आसान ही आएंगे। बस शर्तें है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रिकी आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से फंसाएंगे कि आपको बेसिक क्लियर है, तभी वो सारी चीज़ बन पाएगी। सब में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुत हार्ड आ जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं आने वाला। आसानी आएगा, कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ट्रिकी आएगा, थोड़ी सी अप्रोच लगाने को कह सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट अलग से आ जाएंगे, ठीक है, वो सारे आपको समझने और प्रैक्टिस से और फिर धीरे धीरे सीखने से बनेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, दो संख्याओं का महत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और संख्या गिवन है। ये तो इतना आसान क्वेश्चन, रटा रटाया क्वेश्चन है बच्चों को, ठीक है, सब बच्चे, हर एक बच्चा याद रखता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कभी भी दो संख्याओं, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दो संख्याओं का मल्टीपल, किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीपल उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप ये बात को याद रखें। तो फर्स्ट नंबर है 28, सेकेंड नंबर नहीं मालूम, एलसीएम मालूम है क्या सर, 252 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है 7। अब आपको सॉल्व कर देना है, तो 7 से ये काट दिया, 8 7 चौको 28 हो गया, 4 से इसको काट दिया, 4 छिंग 24 और 4 तिया 12, तो 63 आपका राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सेकेंड पर दिया गया है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब ये क्वेश्चन बच्चों के सामने आ जाता है तो उसमें वो बंदे डाउट बहुत कर देते हैं और हो सकता है टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। आपको टाइम कंज्यूम कम से कम करना है, बस यही क्वेश्चन इसलिए तो दिए जाते हैं कि आपका टाइम स्पेंड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है, यहाँ पर देखना है कि 133 है, 133 है, इसका मतलब कि बड़ा नंबर लाया है। और बड़ा नंबर कब आएगा, जब आपको पूरा पूरा नंबर है ना, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, पूरा पूरा नंबर और बड़ा भी नंबर है, तो आपको इसको देखना है कि यहाँ पर लास्ट में डिवाइड, मतलब जिसपे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। तो 17 के बीच में अगर मैं डिवाइड लगाऊं तो 17 9 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो इसका मतलब ये राउंड फिगर में उत्तर नहीं देगा। लास्ट में माइनस चल सकता है, लास्ट में डिवाइड नहीं चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो मैंने कौन सा है लास्ट में, सी, तो पहले ही क्लियर कर दी कि नहीं हो सकता। अब बचा बी और डी, बी और डी बचा, तो बी और डी में हमें ये देखना है कि, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं होना चाहिए ना, बी और डी में आप देखना कि डिवाइड कहां पर आएगा। तो अब डिवाइड देखो बीच में दिया है, बीच में दिया है, इसका मतलब कि 7 और 15 के बीच में डिवाइड है। डिवाइड है तो भाई ना 25 17 से कटने वाला, ना 5 17 से कटने वाला, ना 9, तो फिर ये दिक्कत होगी ना, आपको तो पूरा पूरा राउंड फिगर में लाना है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, बिना सॉल्व किया आपने कर लिया। अब सॉल्व करके देखना तो कर लो, सबके सिंबल को रखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन अपनी अप्रोच बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, देख कर ही उत्तर क्लिक कर पाओ, ठीक है। हर चीज आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करना। तो 25 फिर इंटू कर दिया, क्या कर दिया 5, फिर प्लस कर दिया 17, और फिर माइनस कर दिया 9, 9 था, चलिए, तो आपने माइनस कर दिया 9। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो गया प्लस 17 हो गया और माइनस का 9, सॉल्व करिए, क्या उतना ही आ रहा है। तो 25 पंजे कितना हो गया 125, और उसके बाद 17 में से जब 9 माइनस हुआ तो कितना बचा, 17 में से 9 माइनस किए तो आपका कितना आंसर बचा, 8 बचा। तो जब आपने 8 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 133, 133 तो बिल्कुल राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आई होप कि आपको ये सारी बात क्लियर हुई हो, और जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो सब आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखने पर हमने आपको पूरा बताया तो था, पिछली बार ही क्लियर कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको दोबारा उसी साइट में देखने को मिल गया। तो बताइए, जो हमने आपको बातें बताई, अगर आपको हर एक बात क्लियर है, हमारी हर एक वीडियो जो भी रहेगी सब काम की रहेगी, और आपने वो नंबर सिस्टम में मगब वाले कॉन्सेप्ट को भी देखा है, तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए था कि देखिए यहाँ पर 27 घटा रहा है या जोड़ है, तो 27 घटा रहा है या जोड़ है या फिर ये बोल रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है। क्या बोलता है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, तो 13 तो सभी को जोड़ने पर 13 मिल रहा है, ठीक है, 13 तो सभी को जोड़ने पर मिल रहा है। फिर बोलते हैं यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए, मतलब 85 की जगह हम इसको बदल कर लिख दें 58, और 76 को बदल के लिख दें, ठीक है, 76 को बदल के लिख दें 67, 67 को बदल के लिख दें 76, 58 को बदल कर लिख दें 85, मतलब अंकों को पलट दें, तो 27 से तो संख्या 27 से घटती है, मतलब 27 कम हो जाती है ना, इसमें हिंदी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत लिख दिया, तो 27 कम हो जाती है, क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संख्या 27 कम हो जाती है,
बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। बदली हुई संख्या, तो यहाँ पर जल्दीबाजी में आप यही, क्योंकि बेसिक तो आप करेंगे नहीं, करेंगे ऑप्शन से, तो जल्दीबाजी में बस यही गलतियां कर बैठते हो। सबसे पहले तो ये देखो 27 है, 27 इसका मतलब 9 का कितनी बार मल्टीपल हुआ है, 9 तिया 27, 9 तिया 27 है, इसका मतलब डिजिट का जो अंतर अंतर होगा वो 3 होगा। तो 3 अंतर क्या 76 का अंतर 3 है, नहीं वो तो 1 का अंतर है। 7 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 7 में 1 का अंतर है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब आंसर है आपका 85, क्योंकि इनमें 3 का अंतर, 85 में 3 का अंतर है, 58 में 3 का अंतर है, तो अंतर या तो ये होगा या तो ये होगा, आंसर कोई एक होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर 3 है। 9 तिया 27 होता है तो 3 है, तो या तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इसमें आंसर क्या करें, तो क्वेश्चन ने ये बोला 27 घटती है, जब अंकों को पलट देते तो कम होती है, कम होती है इसका मतलब पहले बड़ी संख्या ना होगी अगर कम हुई है तो, इसीलिए आपका 85 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए चौथे पर लिखा हुआ है ये क्लिक हो जाए, क्योंकि कम होती है इसीलिए। समझ पा रहे हैं, कई बच्चों से बनती हुई चीजें गलत कर बैठते, वो कारण उसका बस यही होता है कि जल्दीबाजी या फिर थोड़ी सी गलती होने के कारण। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कई लोग ऐसे कर देते हैं उनका आंसर आ जाता है, लेकिन आपको बातों को समझने के लिए इस क्वेश्चन को दिया गया है, और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और थोड़ा सा आईक्यू के लिए दिया, मतलब जनरल साइंस के लिए। तो क्या है, आप ये बताइए कि जो रेशो होता है वो कितना होगा। सूरज जब परछाई बनाता है तो वो रेशो सेम होता है। इस क्वेश्चन को जब बंदा पढ़ेगा ना तो बड़ा कंफ्यूज होगा कि पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फीट है, उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई इतने मीटर, तो स्कूल की इमारत की लंबाई बताओ, तो परछाई से लंबाई। तो आप ये बात समझिए कि जो सूरज रहता है, सूरज का एक ही एंगल बनेगा और उस समय जिसकी परछाई बनेगी ना, तो उस ऑब्जेक्ट की और उस परछाई का रेशो सेम होगा। मान लीजिए अगर एक पेन की लंबाई इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, ठीक है। अगर एक पेन की लंबाई कितनी थी 5 और उसकी परछाई कितनी बनी, 5 क्यों दे रहे, 5 तो ऑप्शन ही में दिया, मतलब यही वाला क्वेश्चन है। हम दे देते एक पेन की लंबाई 2 मीटर, इसकी परछाई कितनी बनी 8। एक पेन की लंबाई 2 मीटर थी और परछाई 8 बनी, तो इसका रेशो कितने का आया, 1 और 4 का। तो हमने ये कहा कि जो सूरज रहेगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पड़ रहा है तो उसकी परछाई भी फिर 1:4 में, अगर एक की परछाई 1:4 में बची तो सबकी परछाई 1:4, क्योंकि उस समय सभी के पास बराबर किरणें जा रही हैं। तो मान लीजिए कल को अगर आपसे ये बोल देगा कि 3 मीटर लंबा एक आदमी, उसकी परछाई कितनी बनेगी, तो 3 चौको 12 मीटर की परछाई बन जाएगी। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस आपको इतनी सी बात याद रखना है कि जो रेशो सूरज जब परछाई बनाएगा तो रेशो सेम होगा, तो अगर यहाँ पर 1:4 का रेशो तो यहाँ पर भी 1:4 होगा। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बोलता रहा कि 5 मीटर की लंबाई थी, तो 5 मीटर व्यक्ति की लंबाई थी तो 7 मीटर परछाई बनी थी, तो यहाँ तो रेशो तो 5:7 का हो गया, कटने वाला नहीं है। तो 5:7 का रेशो अगर ये हो गया तो अब क्या बोलता है, ये उसकी लंबाई थी तो परछाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शैडो, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोलता है उसने, उसके बाद उसने स्कूल की मापा, स्कूल की परछाई कितनी बन रही है, हमने यहाँ लिख दिया, क्या क्या लेते हैं यहाँ पर 42 था क्या, यहाँ पर ये लंबाई हो गई, शैडो है, तो यहाँ पर अब बोलता है शैडो 42 बन रही, तो लंबाई कितनी होगी। तो आपने इसको 7:5 का रेशो था, अगर 7 के बराबर तो इसको 7 से काट दिया, कितना आ गया 6। ये 7 के रेशो के बराबर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 का रेशो, की 7 का कितने में मल्टीप्लाई करें, मतलब आपने इसको समझा, इसको और समझ लो, कहीं और डाउट ना हो जाए, ठीक है। ये 42 है, तो यहाँ पर ये समझा आपने कि 7 यूनिट के बराबर अगर 42 है, 7 यूनिट के बराबर यदि 42 है, तो अब आपको निकालना क्या है, 5 यूनिट। आपको निकालना क्या है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट आपने निकाल दी, तो 7 से ये 6 बार में कट गया, 6 पंजे 30 आपका राइट आंसर हो गया। या फिर आप यूं समझ लें कि 7 का इंटू कितना करेंगे कि 46 आएगा, 6 का, 7 6 42। उसी प्रकार से आप 5 में भी 6 का इंटू कर दें डायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ना जाने क्यों फंस जाते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। आपको इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या रिमेंबर रखना है कि जैसे ही आपने देखा कि छूट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन, हमने ये नहीं कहा कि कोई सेट कर रहे तो के लिए कोई सेट कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन को सेट करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके फंसा सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आप मानकर चलिए पेपर में आने वाले 90-95% क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ऐसे आते हैं कि आप देखेंगे और उत्तर क्लिक कर पाएंगे। छूट देने के बाद भी अगर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसके समय आपको याद होना चाहिए क्विकली, ठीक है, MP/CP का रेशो, जिस समय आपको दिया जाएगा छूट देने के बाद भी प्रॉफिट होगा। यहाँ पर उल्टा रेशो चलेगा। इसको याद रखने के लिए टेक्निक याद रखना, उल्टा। हम CP पे क्या करते हैं, हमेशा डिस्काउंट देते हैं, तो आपको वो चीज़ ऊपर लिख देनी, सॉरी, CP पे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है और MP पे हम डिस्काउंट देते हैं, मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं ना, अंकित मूल्य पर हम छूट देते हैं, तो आपको वो चीज़ ऊपर लिखनी नहीं है, समझ रहे हैं। छूट दोनों का अपोजिट कर देना है। जिस CP पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन वो प्रॉफिट या लॉस आप ऊपर लिखें,
ऐसे प्रॉफिट ही देगा। और एमपी पे आप डिस्काउंट देते हैं तो वो नीचे लिखे। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट या लॉस आपको सीपी पर होता है, आपको उल्टा लिखना, ऊपर लिख दिए। एमपी पर आप डिस्काउंट देते हैं, एमपी पर आप डिस्काउंट देते हैं, उसको आपने नीचे लिख दिया। बस इतनी सी बात याद रखना है। अगर इतना सा फॉर्मूला आपको याद रहा तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम चलते हैं एमपी और सीपी का रेशो लिखते हैं। एमपी और सीपी का रेशो, अब सीपी पर तो प्रॉफिट होता है लेकिन वो आपको ऊपर लिखना है, तो 10% की छूट देता है। और डिस्काउंट एमपी पर डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट दियो 10%, तो नीचे से 10 घटाओगे ना तो 100 में से 10 घटाए 90। और फिर क्या बोलता है, प्रॉफिट हुआ है 20%, तो प्रॉफिट तो सीपी पर होता है लेकिन वो आप ऊपर लिखोगे 120। ठीक है, रेशो जमाना चाहते हो तो जमा लो, वरना 0 से 0 काट दो। अब आपको देखो कि क्या दिया और क्या पूछा है, तो मुझे अंकित अभी और काटना और काट दो, कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9, अब आपने काट दिया। तो जो रेशो आया एमपी और सीपी का वो 4:3 का रेशो आया। अब आपको दिया क्या है, बोलते हैं अंकित मूल्य 160 है। अंकित मूल्य का रेशो 4 है जो कि 160 के बराबर है। इसका मतलब 4 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ कि 160 बनाया? ठीक है, तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 40 का। तो आपने 3 में भी 40 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको उत्तर कितना आ गया, 120। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आई होप कि बात आपको क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर बी जो कि थर्ड ऑप्शन पर दिया है, समझ गए? तो बस ये रेशो आपको याद रखना था एमपी सीपी का कैसा होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, मतलब कई बच्चे तो देख कर ही उत्तर देते हैं सारे ऑप्शनों के। ठीक है, 0.00081 दिया हुआ है, अपॉन में दिया है 0.09। ठीक है, आप पॉइंट के लिए कितने हैं भाई, इसमें 2 संख्या के आगे, इसमें 2 संख्या के आगे, इसका मतलब कि जो आंसर होगा, आंसर में 3 संख्या, क्योंकि ये 2 संख्या के आगे दशमलव है और यहाँ पर भी 2 संख्या के आगे का दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, जो ऊपर बचेगा 3 संख्या के आगे दशमलव। तो 3 संख्या के आगे दशमलव कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इतना सा केवल देख के उत्तर आ जाता, मतलब दशमलव के प्लेस वाले से कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वरना अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो सॉल्व करना सीख ले। ठीक है, वरना देख कर उत्तर जाएगा कि नीचे 2 दशमलव, ऊपर कितने दशमलव है, 1 2 3 4 5 संख्या के आगे दशमलव है। तो 2 संख्या दशमलव 2 संख्या कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 संख्या के आगे दशमलव, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और कोई भी 3 संख्या के आगे दशमलव नहीं है। लेकिन आज के पेपर में जरूरी नहीं कि इतना सरल आ जाए और जरूरी नहीं कि कठिन आए, हो सकता है यही का क्वेश्चन आ जाए। तो आपको समझना है कि आप सॉल्व भी कैसे करते हैं वो देख लो। ठीक है, तो आप ऊपर से जब हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.1230 और 81 लिखा हुआ है, बटे में 0.09 लिखा हुआ है। तो आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना लिख देंगे, 5 बार 0 लिख देंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 बार 0 लिख देंगे। 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, 9 से इसको काट देंगे, 81 को कितना आ जाएगा, 9 बार आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा 1000। तो आप देखेंगे 3 0 है, तो 3 संख्या के आगे दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये हो गया सॉल्व करने का तरीका। लेकिन आपको एग्जाम में जो हमने पहला मेथड बताया था ना, वही वेरी हेल्पफुल करेगा। समझ रहे हो? उसी से आपको एडवांस लोग बनेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोलता है 12 मीटर और 17 मीटर के लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बनाए, एक है 17 मीटर का लंबा खंबा और एक है 12 मीटर का लंबा खंबा। अब क्वेश्चन बोलता है उनके पैरों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 दे दिया है। तो जब यहाँ पैरों के बीच की दूरी 12 है तो यहाँ पर भी तो 12 होगी। और बोलता है कि इसके शीर्षों के बीच की दूरी निकालो, मतलब ये दूरी आपसे पूछ रहा है। तो इतना आसान क्वेश्चन की मतलब सारे क्वेश्चन आपको बड़ी देख कर ही बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये हो गया 12, चूंकि अगर ये 12 है तो ये भी 12, अगर ये चीज़ 12 है तो ये चीज़ भी 12 हो गई, ये हो गई 12। और चूंकि ये 12 है तो आप बोले यहाँ की भी दूरी 12 हुई ना, तो बची कितनी, ये दूरी बची 5, ये दूरी बची 5। अब ये चूंकि 12 दे दिया, ये 5 दे दिया। जितने भी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम पढ़ा होगा उनको पता होगा 12 और 5 अगर साइडें हैं तो कर्ण कितना होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 13, पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 13। देखकर आप उत्तर क्लिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? सारे चीज आपसे बनेगी, बस समझिए बातों को। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोलता है 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। इतने आसान क्वेश्चन पहले आए थे, लेकिन अभी आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हम प्रैक्टिस कराएंगे कि अभी के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। 90 मेजों का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, बराबर में 60 मेजों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, 0 से 0 आपने काट दिया, 3 तिरका हो गया, 3 दूनी हो गया, तो कितना आ गया, सीपी अपॉन एसपी का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया, 2 और 3 का रेशो आ गया। 2 और 3 का रेशो आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ जैसा आपको बोला था वैसा आपने जमा दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये जो रेशो आया ये क्या बताना चाहता है, ये बताना ये चाहता है कि आपने कोई वस्तु खरीदी, ये सीपी का मतलब खरीदी। कोई वस्तु अगर 2 रुपए में खरीदी है और तो फिर वो बिच कितने की रही है, 3 रुपए की बिच रही है। ये आपको रेशो समझाना चाहता है कि कोई वस्तु अगर आपने 2 रुपए में खरीदी तो वो 3 रुपए की बिच रही है। अब आप लाभ या हानि की गणना किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। तो आप नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य है 2। उस पर आपको लाभ कितने का हुआ, तो अगर 2 रुपए का सामान खरीदा और 3 रुपए का बेचा तो लाभ हुआ है 1 रुपए का, तो ये 1 रुपए का लाभ हुआ है। इस बात को मुझे प्रतिशत में लिखनी, इंटू 100 कर दूंगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आपने 2 रुपए की वस्तु खरीदी और 3 रुपए की बेची है, तो आप कहेंगे कि 2 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हुआ है, इसको प्रतिशत में बताना, इंटू 100 कर देंगे। आप जब सॉल्व करेंगे तो 50% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी और फर्स्ट पर लिखा है। इसको आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ी सा नॉलेज बस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना और क्या क्या दिया। सबसे पहले तो क्या दिया क्वेश्चन वो समझो। एक आयताकार चादर है, एक आयताकार चादर, इस प्रकार की चादर है। आपको बोलता है उसकी लंबाई है 45, तो ये 45 लिख दिया। उसकी चौड़ाई है 35, आपने ये 35 लिख दिया, ये लिख दिया। फिर बोलता है चौड़ी आयताकार के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटो। तो कैसे वर्ग कटे ये वो देखो, ऐसा वर्ग कट गया, ऐसा वर्ग कट गया, ऐसा वर्ग कट गया, ऐसा वर्ग कट गया। क्लिक हो रहा है, ये सारे वर्ग कट गए। 5-5 सेंटीमीटर के ये है वर्ग है, जो 5-5 सेंटीमीटर के ये है, ठीक है। अब समझिए बातों को। फिर उसने बोला है बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाएगा। बॉक्स कैसे बनेगा वो समझिए, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। बॉक्स कैसे बनेगा वो समझिए। इसका शेप कैसा रहेगा, इसका शेप कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये शेप इसका, ये शेप बचा, ये बचा, समझ पा रहे हो। वर्ग काटने के बाद आपका ये शेप बचा। अब इसको आप कैसे डब्बा बनाएंगे भाई, इस चीज को उठा देंगे, इस चीज को उठा देंगे और आप इसको ऐसे करके ऐसे उठा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे मतलब पूरा डब्बा सा बनाएंगे, पूरा ऐसा डब्बा, ये भी ऊपर उठ गया, ठीक है। हम 3D नहीं बना पा रहे हैं, देखिए समझिए बातों को, ठीक है। ये वाला डब्बा समझ में आया ना, कि इसको जब आपने ऐसे काटा तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ये क्लिक हुई। अब इसका डिब्बा कैसे बनेगा वो समझना चाहो तो समझ लो। ऐसे करके डब्बा बन जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज़ जो रही ना, ये वाली चीज़ रही, तो ये वाली चीज़, ये वाली उठ के ऐसे आ गई, ये वाली उठ के ऐसे आ गई, ये वाली उठ के ऐसे आ गई, ये वाली उठ के ऐसे आ गई। तो एक डब्बे का निर्माण हो गया। तो इस डब्बे का निर्माण हो गया। आपसे इस डब्बे का आयतन पूछ रहा, बस इतनी सी बात पूछ रहा है, ठीक है। उसके लिए हमने आपको इतनी सारी चीज़ें समझाए। तो अब देखो पहला क्या था, पूरा बॉक्स जो था उसकी लंबाई 45 दी थी, चौड़ाई 35 दी थी। इधर 5 का कोना, इधर 5 का कोना, इधर 5 का कोना, इधर 5 का कोना था। आपने 5-5 कम किया, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 कम हो जाएगा, ठीक है। पूरा टोटल आप अच्छे समझ लें। चलिए ये 4 कोने थे, 4 वर्ग थे, ये 4-5 कोने थे, 45 टोटल था, ठीक है। ये 5 का था और ये 5 का था। तो जो ये बचेगा वो कितने का बचेगा, अगर यहाँ से 5 कम हो गया, यहाँ से 5 कम हो गया, 10 कम हो गया, 35 बचा। अब ये था 35 का, ये था पूरा 35 का। 5 यहाँ से कम हो गया, 5 यहाँ से कम हो गया, तो इतनी दूरी कितने की बची आपकी, ये बचेगी 35 में से 25 बचेगी। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर आप बताइए कि इसकी दूरी इतनी दूरी जो रहेगी, ये दूरी कितनी रहेगी, 5 की रहेगी। तो अभी ये घन का निर्माण करेगा और घन की जो लंबाई दे देगा वो कितना दे दिया, 45 में से 10 घटाए 35 हो गया। चौड़ाई जो दे देगा वो कितनी दे देगा, 35 में से 10 घटाए 20 दे दिया, ठीक है। सॉरी 35 में से 10 घटाए 25 दे दिया। और उसके बाद जो ऊंचाई है वो 5 है, क्योंकि 5 की काटे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन रिमेंबर होने चाहिए। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए उस आपको पहले से समझे होने चाहिए, तो आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक आयताकार चादर थी, उसको इतना काट कर मोड़ के बॉक्स बनाए हो, तो आपको जितना भी रहेगा उससे 2 गुना या फिर समझ जब बढ़ती जाएगी आप खुद ही डेवलप हो जाएगा। चलिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके सामने है। आपको देखना है किसके लास्ट में 5 है, क्योंकि 5-5-5 का तीनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है। चलिए फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला उत्तर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ओके। आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 के प्रथम 80 के गुण 80 गुणकों का औसत निकालिए। औसत तो कितना आसान हो जाएगा ये। औसत के लिए आप डायरेक्टली एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जब ऐसे मल्टीपल देता है तो आप कहेंगे, आपको पहले ये मतलब बहुत सारी बातें आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 के गुणज बोला तो 8 कर दीजिए। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर है 8, मतलब कि पहला नंबर 1 कर दीजिए। 20 गुणज बोला था तो 20 तक जाइए, ठीक है। और बटे में कितना कर दीजिए 2, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ये लिखिए कि जो भी नंबर के मल्टीपल बोला है वो कर दीजिए, जितने तक बोला है वो कर दीजिए, फर्स्ट प्लस n, या फिर इसको रहने दीजिए ये फॉर्मूला अभी और भी कॉन्सेप्ट है। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एवरेज बराबर में 8, क्योंकि 8 का मल्टीपल बोला था 8, जितने गुणज बोला था आपने 1 प्लस उतने गुणज कर दिया। अगर 20 गुणज बोला तो 20 जोड़ दिया, 30 बोला तो 30 जोड़ दिया, आपने कर दिया। फिर जब दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लिख दिया 8, 2 से काट दिया, कितना हो गया 4, और 4 का इंटू फिर किससे किया आपने 21 से, कितना हो गया आपका 84। राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब चलते हैं कि इसको और कैसे कर सकते हैं सर, तो वो समझते हैं। आप याद रखिए, यदि डिफरेंस सेम है, यदि डिफरेंस सेम है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं। कब होता है एवरेज का फॉर्मूला, डिफरेंस सेम होता है तब होता है, ठीक है। यदि डिफरेंस सेम है तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। आपको ये याद रखना, यदि डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यदि डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर एवरेज का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर अगर आपको
नंबर पता चल जाए तो भी आप कर सकते हो। हमने जो फॉर्मूला पिछला वाला बताया वो तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको यहाँ पर पता चल जाए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो समझो। फर्स्ट नंबर 8 का गुणज बोलता है 20 गुणज, तो इसका मतलब पहले तो 8 एकम 8 आया होगा, फिर 8 दूनी 16 आया होगा, 8 दूनी 24 आया होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो फर्स्ट नंबर और लास्ट, क्योंकि 8 का तो पहाड़ा है, अंतर तो समान है, इतना तो समझ गया। अब मुझे 20वें नंबर पे बताओ कि 8 के पहाड़े पे 20वें नंबर पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि 20वें नंबर पे सर 160 आएगा। 20वें नंबर पर 160 आएगा। इतना आसान क्वेश्चन देख के चुटकी, कोई भी फॉर्मूला, हर चीज़ को आपको जरूरी नहीं फॉर्मूले से याद हो, लेकिन जो बच्चे रट चुके हैं उनको कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं रट रहे हैं, जो नए हैं, उनको ये अप्रोच करना हो, जो पुराने वाले हैं उनको भी ये सारी चीज़ें सीखनी है कि डिफरेंस सेम होता है। तो फाइनली आप लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। अब फर्स्ट नंबर आपको 8 का पढ़ा था तो 8 तो हो गई होगा, 20 गुणज जाना था तो 20वें नंबर पर 160 आने वाला है। हमने कहा डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट नंबर 8 प्लस लास्ट नंबर को जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। दोनों को जब आपने जोड़ा तो कितना हो गया 168, डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ जाएगा 84। आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन बोलता है कि 11 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर क्या हो रहा है जो x393 11 से डिविजिबल है, तो x का मान बताओ। इतने आसान क्वेश्चन पहले के पेपर में आए हैं, अभी के पेपर में थोड़े ट्विस्ट डाल सकता है, ठीक है, क्वेश्चनों में ट्विस्ट डालकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं स्टैंडर्ड के, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिया गया है और बोलता है ये 11 से डिविजिबल है। ये 11 से डिविजिबल है तो 11 का आपको प्रॉपर्टी पढ़ोगे, 11 का रूल पढ़ोगे क्या, कि सम ऑफ अल्टरनेट का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। सम ऑफ अल्टरनेट का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। तो अल्टरनेट का सम मतलब 3 3 6 हो गया, तो इनका सम हो गया 6, और फिर इनका सम, तो इनका सम कितना है नहीं मालूम, तो n प्लस एक्स, इनका सम है n प्लस एक्स। इन दोनों का जो अंतर है या तो वो 0 हो या तो वो कितना हो 11। अब आपको पता है कि इनका डिफरेंस 11 तो नहीं बन सकता, 11 का कोई मल्टीपल भी नहीं बन सकता है, तो 0 बनाया जा सकता है। अब 0 कैसे बनाए वो देख लेते हैं, ठीक है, या तो 11 बनाना है या तो 0 बनाना है, जो भी बन सकता है वो बनाना है। तो अब इसका क्या डिफरेंस 0 बन सकता है, पहले आप ये देखिए कि 0 बन सकता है क्या, तो आपका कहना है नहीं सर 0 नहीं बन सकता, 11 का कोई मल्टीपल बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर 9 है, ये और भी समझना चाहो तो और समझ लो कि यहाँ पर 9 प्लस एक्स माइनस 6 को जब आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स बचा, 3 प्लस एक्स बचा। तो अब मैं 3 में क्या जोड़ूं कि 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो 3 में जोड़ना है तो 0 तो आ नहीं सकता कभी, तो इसका मतलब 11 आएगा। और 11 कब आएगा, जब आप 8 जोड़ेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर, ये क्लिक करेंगे। समझे, तो ये अप्रोच का खेल होता है, कई लोग इसी को देखकर समझ जाते हैं, कई लोग यहाँ पर समझ जाते हैं, कई लोगों को पूरा यहाँ तक सॉल्व करना होता है फिर भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो बातें आपको बढ़ानी है, अप्रोच समझना है, सारी चीज़ें समझनी है और सब चीज़ आपसे बनना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पर जब हम आए तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसका एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकालने की अगर हमने आपको टेक्निक बताएं तो आप वो लगा सकते हो, और इस क्वेश्चन में तो 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन देखते हैं कैसी क्या चीज़ें, सारी चीज़ें बताते हैं। ओके, तो पहले तो आप ये देखिए कि ये सारे क्या है आपस में को प्राइम, मतलब सारे प्राइम आपस में को प्राइम नंबर का रिलेशन रख रहे हैं। इसमें ऐसा कोई भी नंबर है जो आपस में कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, 13 के पहाड़े में 19 आता, 19 के पहाड़े में 21 आता, 21 के पहाड़े में 22 आता, ऐसा कोई नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा, नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जब ये सारे आपस में जब को प्राइम का रिलेशन रखे, सारे आपस में कोई किसी को डिवाइड ना कर रहा हो, तो डायरेक्टली उसका मल्टीपल ही उनका एलसीएम कहलाता है। समझ पा रहे हैं, डायरेक्टली उसका मल्टीपल ही उनका एलसीएम कहलाता है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आपका ए नंबर सही होगा, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जब कोई भी नंबर आपस में किसी को डिवाइड नहीं करे, इसका मतलब उसका मल्टीपल ही उसका एलसीएम है, तो फटाक से आपने ए नंबर को क्लिक कर देना गुणा करने के बाद, ठीक है। फिर आते हैं आप किसमें, है ना, आपको वो टेक्निक नहीं लगाना, एलसीएम एलसीएम लिखने लगे कुछ भी नहीं। अब हाँ, दूसरी टेक्निक आपको समझा दे, चूंकि आपने 11 और किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, 13 की प्रॉपर्टी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना है कि यदि ये नंबर 22 से डिवाइड हो रहा है, यदि ये नंबर 22 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है। यदि ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13, आपको 7, 13 और 11 की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जब भी कोई नंबर दिया उसके 3 3 को अलग कर दो, उसके 3 3 के पेयर को अलग कर दो, फिर उनका डिफरेंस देखो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे हम आपको बता देते कैसे 0 आना चाहिए। आंसर तो आपको पता चलिए क्या करना है, क्या आप बताना चाहते हैं वो समझिए कि 114 पहला नंबर और 114 3 डिजिट अलग कर दिए। इनका डिफरेंस क्या 0 आ रहा है, आ रहा है सर। इनका जब डिफरेंस कर रहे हो आप, अंतर निकालो, 0 आ रहा है, बिल्कुल सर, ये अंतर हो सकता है। 124 माइनस 124 3 अलग कर दिए, इसका डिफरेंस 0 आ रहा है क्या, हाँ सर 0 आ रहा है, तो इसका भी अंतर हो सकता है। क्या इनका डिफरेंस आ रहा है 0, ये 141 और 114
14। क्या इनका डिफरेंस जीरो है? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या इनका डिफरेंस जीरो है? इसका डिफरेंस जीरो है, इसका डिफरेंस भी जीरो, नहीं, आंसर नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों आंसर है। अब ये दोनों आंसर है तो इन दोनों में क्या होगा, फिर उसको थोड़ा आपका डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे ड्यूरिंग एग्जाम, तो इसीलिए आपको मतलब कि इस क्वेश्चन को नहीं करना। लेकिन हमको अप्रोच सिखानी थी आपको कि 13, 7 और 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अगर 13, 7, 11 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो कैसा है, क्योंकि कल को तो पेपर में हो सकता है यही आ जाए कि 13, 7, 9 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, 3, 3 करके अलग कर दीजिएगा, फिर उनका डिफरेंस देखिएगा। अगर जीरो आ रहा है, क्योंकि कल को तो पेपर में सारी चीज आ सकती है, तो हम आपसे बता रहे हैं कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो भी, तो 3, 3 अलग करिएगा नंबर, उनका डिफरेंस जीरो देखिएगा, अगर जीरो आ रहा है तो वही आंसर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे जिनका जीरो आ रहा था, इसलिए आपको मजबूरन वहां पर गुणा ही करना बेस्ट पड़ेगा और वही आप कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको 41 दिया हुआ है। हमने आपको वही बताया था लास्ट में, प्रॉपर्टी वाली कॉन्सेप्ट, क्या कि सबसे पहले आप देखो 41 लाना है। ठीक है, जो आंसर रहता है ना आप उस पर गौर करो कि 41 लाना है, 41 लाना है। तो यहाँ पर राउंड फिगर में इसका मतलब ऐसा डिवाइड ऐसी जगह होगा जहाँ पर नंबर कट रहा होगा। तो क्या लास्ट में डिवाइड चल सकता है? नहीं सर। क्या फिर ये लास्ट में डिवाइड चल सकता है? नहीं सर। अब ऑप्शन बचता है बी और डी वाला, ऑप्शन नंबर बचता है बी और डी, क्योंकि लास्ट में डिवाइड तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि 6 काट नहीं रहा। या फिर कर लो, करी के देख लो, अगर ये करना है 41 है तो ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये 12 मतलब कि लास्ट में डिवाइड नहीं सकता, 5 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा और सी नहीं होगा, बी और डी हो सकता है। अब बी डी में क्या होगा वो देखो। ठीक है, बी और डी में होगा तो डिवाइड ऐसे नंबर पे होना चाहिए जो हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, अब डिवाइड इसमें यहाँ बीच पे दिया मतलब किसके बीच पे लगाना है, 12 और 5 के, और 12, 5 में तो 12, 5 से नहीं कटने वाला, ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब केवल आप देख कर उत्तर बता सकते रहे प्रीवियस के। अभी जो क्वेश्चन आने वाले वो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का रेशियो इतना बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो तो इतने आसान रहते हैं कि देख कर ही उत्तर क्लिक कर सकते हो। भाई सिंबल भी देखकर आपने उत्तर बता दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर सॉल्व करके ही देखना है तो देख लो भाई, हम लास्ट वाला ऑप्शन सॉल्व करा दे रहे हैं, लेकिन आप केवल उत्तर को देखकर ही सॉल्व कर पाओगे, वरना जो आपने टेक्निक सीखी या फिर सारे सिंबल को सेटिस्फाई करते हैं तो उससे आपको मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हमको बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आया 7, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 35 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 41, आपका उत्तर हो गया 41, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लिक हुआ? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉपर्टियां याद रखनी है, कुछ प्रॉपर्टी सीखनी है। कैसी? क्या? देखिए, जब भी दो त्रिभुज अगर आपको समरूप देता है ना, ए बी सी, समरूप की प्रॉपर्टी बता दें। समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। यदि दो त्रिभुज आपके समरूप है तो इसमें सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें होगी? ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है तो यहाँ पर जो हम त्रिभुज बना देते हैं, ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप है तो ये बना देते हैं ए बी सी, और ये त्रिभुज बना देते हैं कितना? डी डी ई एफ। कोई भी दो त्रिभुज हो सकते हैं। तो इसकी जो संगत भुज है ना, इनके जो अनुपात होंगे, ठीक है, वो बराबर होंगे। पहली बात तो ये याद रखना कि इनके जो अनुपात होंगे वो बराबर होंगे। अनुपात बराबर होने का मतलब ये हो जाएगा कि जो ए और बी का रेशो होगा, संगत अनुपात, ठीक है, ए बी का जो रेशो होगा वही बटे में डी ई का जो रेशो होगा ना, यहाँ वाली डी ई का, वही बराबर होगा किसके? ये वाली बी सी बटे ई एफ, वही बराबर होगा ए सी, क्योंकि अब ये वाली साइड बची, ए सी बटे पी एफ, ये बराबर होगा। पहले तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए समरूप की, ये वाली। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हो गया ना, संगत भुजा अनुपात बराबर होगा। फिर जब ये हो गया दो त्रिभुज अगर समरूप है तो फिर इसके बाद दो समरूप त्रिभुजों में, जैसे कि पहला त्रिभुज था ना ए बी सी, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा वो किसी भी एक संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजा वही जो एक एक साइड की थी, मतलब जो ए बी रेशो त्रिभुज ए बी सी रेशो त्रिभुज डी ई एफ, तो जो ए बी रेशो था वही डी ई रेशो था। ठीक है, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा संगत थी ना, तो संगत भुजा का जो अनुपात होगा इनके वर्गों के बराबर होगा, ये आप याद रखिएगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ये बात याद रखिएगा। और इसका परिमाप, ठीक है, ये हो गया ना, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसका जो परिमाप होगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ठीक है, त्रिभुज 1 का एरिया और त्रिभुज 2 का एरिया, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। और दूसरी बात ये याद रखिए कि पेरीमीटर पहले वाले का और पेरीमीटर दूसरे वाले का ये संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ए बी अपॉन पे डी ई, ये संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अब फाइनली सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब फाइनली जो आपको दे रहे हैं मटेरियल वो क्या देना चाहते हैं कि A1 अपॉन में A2 बराबर होगा P1 और P2 का स्क्वायर बोल दें, या फिर संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर बोल दें, ए बी अपॉन में डी ई का स्क्वायर। ये सारी बातें आपको याद रखनी, ठीक है, ये बात याद रखनी। हो सकता है कल को परिमाप का अनुपात देते, हो सकता है आपको
क्या दे दें, भुजाओं का अनुपात दे दे, हो सकता है आपको एरिया दे दे, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको अगर याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो पाएगी। अब चलते हैं काम की बात पर और करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर त्रिभुज दिया था ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है, और त्रिभुज दे दिया है डी ई एफ। यहाँ पर बी सी का 4 रेशो दिया है, ई एफ का 7 रेशो दिया। हमने कहा एरिया क्या होता है भाई, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2, ठीक है। एरिया 1 अपॉन में एरिया 2, तो एरिया 1 क्या होगा, बी सी का स्क्वायर होगा। एरिया 1 बी सी का स्क्वायर होगा ना, पहले वाला त्रिभुज, बी सी का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। एरिया 2 7 का स्क्वायर होगा, 49 होगा, ठीक है। अब आपको किसका मान दिया भाई, त्रिभुज ए बी सी का मान दिया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया, मतलब पहले वाले का 116 144, तो 16 का मान 144 दे के रखा है, और 49 का मान पूछ लिया, तो क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 16 के पहाड़े में 144 का आता है क्या पहाड़ा, नहीं आता, तो 9 का पहाड़ा पढ़ के देखो, मतलब 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ के देखो, हो सकता है उसी के पहाड़े में आ जाता हूँ, ठीक है। तो आपने जब 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा तो 144 आ गया, 144 आ गया, तो यहाँ पर भी 9 का गुणा कर दिया, तो 9 का गुणा कर दिया तो कितना देखने को मिला, 441 आपको देखने को मिला, जो कि ऑप्शन नंबर सी, और चौथे नंबर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखना, अच्छी तरह से समझना है, ड्यूरिंग एग्जाम कैसे क्लिक करना है, क्या सारी बातें याद रखना, वो सारी चीज़ों को समझना है। ओके अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस वीडियो और इसको इंक्लूड करके, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे हर एक सेट आपको एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो बस वही रहेगा, आप बताइएगा कि क्या करना है, ठीक है, कि वीडियो को लॉन्ग बनाना है कि सर उसको पार्ट में बनाना, जैसे आपका कमेंट रहेगी उसको पढ़ के आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3.26 ही रहेगी, या फिर पूरी वीडियो ही डाल दी जाएगी, एक पूरी सेट, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 3.26 इंटू 7.2, अब इसको समझना है, इसका इंटू करना है। इंटू करना है तो सबसे पहले तो आपको देखना है डेसिमल, लेकिन ये आपका ग्रुप डी का तो पेपर है नहीं कि 3 दशमलव सिक्के के आप देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या के आगे दशमलव, यहाँ पर 2 अंक संख्या, यहाँ पर एक संख्या के आगे दशमलव, यहाँ पर 2 संख्या के आगे दशमलव, इसका मतलब आंसर में 3 संख्या के आगे दशमलव होना चाहिए, वो तो सबके आगे, तो इतनी होशियारी दिखा नहीं पाओगे वहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी होशियारी क्या दिखाना है, और कोई दूसरी होशियारी है क्या, नहीं सर। फिर फाइनली आपको इसका मतलब मल्टीपल ही करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आंसर पर जो भी आएगा आपका आंसर, उसमें 3 संख्या के आगे दशमलव लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल मल्टीप्लाई करने का खेल था और कुछ भी नहीं था, और मल्टीप्लाई भी आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा टफ नहीं। और क्वेश्चन बचता है क्या, जी नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया होगा वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अपना कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में क्या चाहिए, क्या पूरा डिटेल्स चाहिए कि केवल आंसर चाहिए, या सर सेपरेट वीडियो चाहिए, थोड़ा पार्ट में वीडियो बनाई थी, लॉन्ग वीडियो, मतलब जो भी आपका कमेंट है, जो भी आपकी एडवाइस है, वो हमें कमेंट के तौर पर पहुँचाएँ, और आप इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।